प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आज का जो लेक्चर होगा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। और आइए सबसे पहले समझते हैं दो टर्म। एक टर्म है एक्सक्रीशन और एक टर्म है ईजेशन। तो पहले ईजेशन समझते हैं कि ईजेशन क्या होता है। इजेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज जस्ट रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। जैसे हमने कुछ खाया तो वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होता है। जो डाइजेस्ट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं होता उसका क्या होता है? इट कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी। किस रूट से? एनल रूट से। तो एनल रूट से अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर आता है और इसको हम इजेशन कहते हैं। लेकिन एक जो दूसरा प्रोसेस है एक्सक्रीशन, अब उसे समझते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया था कि हमने जो कुछ भी खाया वो डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होता है कहाँ पर? ब्लड में या फिर लिम्फ में। और वो एब्जॉर्ब होकर के किधर जाता है? एब्जॉर्ब होकर के जाता है टिश्यूज में। टिश्यूज उन सब्सटेंस को, उन डाइजेस्टेड सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। क्यों ऑक्सीडाइज करता है? टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी तो रिलीज हो गया फूड के ऑक्सीडेशन से, लेकिन इसमें कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी बने। वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट बने, वो ज्यादातर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो हमारी बॉडी में एकुमुलेट नहीं हो सकते ज़्यादा देर तक, क्योंकि वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो उन वेस्ट के रिमूवल को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो एक्सक्रीशन इज जस्ट रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। इजेशन इज जस्ट रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। तो इन दो टर्म में आपने डिफरेंस समझ लिया। तो आज का जो टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन का, इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें हम तीन मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में करेंगे और एनिमल्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं बुक बुक के ऊपर। तो ये आपके सामने बुक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट और एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी को अच्छे से समझना आज के एग्जाम की नेसेसिटी होगी और यही हमारा पर्पस है। इसलिए हमने सीरीज का नाम ही दिया एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव सीरीज। तो लेट्स स्टार्ट विथ देखो, पहले लाइन में ये सारी चीजें लिखी हुई है कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में ही नहीं, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स की बॉडी में ये सारी चीजें एकोमुलेट होती है। अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, आयंस है, ये सब आयंस है, फॉस्फेट है, सल्फेट। ये सारी चीजें एकोमुलेट्स दो तरीके से होती है। एक तो आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है, उसके कारण मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। और दूसरा इंजेक्शन के कारण, है ना। आप बहुत सारी चीजें इंजेस्ट भी करते हो, खाना खाने के समय बहुत सारी चीजें इंजेस्ट भी करते हो। अब ये जो सब्सटेंस होते हैं, ज्यादातर जो सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते। तो जो यूजफुल नहीं होते, इनका रिमूवल जरूरी है। ये सब्सटेंस क्या पूरी तरह से रिमूव हो जाते हैं? कुछ सब्सटेंस पूरी तरह से रिमूव होते हैं और कुछ का रिमूवल जो है वो पार्शियल होता है। या तो वो टोटली रिमूव होंगे या फिर पार्शियली रिमूव होंगे। इस चैप्टर में हमें यही करना है कि ये जो सब्सटेंस हमारी बॉडी में बनते हैं या इंजेक्शन के दौरान हमने इसे लिया, इसे ये कैसे रिमूव होता है। अब इन सब्सटेंस में से जो स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है इस बुक में, वो है फॉर रिमूवल ऑफ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट में ये जो तीन नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, इनके रिमूवल पर इम्फेसिस दिया गया है। तो इन्हीं के रिमूवल के बारे में हम करेंगे। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है और नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है।
अब इन तीन वेस्ट में अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और इसके रिमूवल के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स रिमूवल। तो और दूसरा जो होता है यूरिक एसिड, है ना, कंपेरेटिव वे में देखें तो अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, यूरिया थोड़ा उससे कम है, और यूरिक एसिड उससे भी कम है। तो यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है, और इसके रिमूवल के लिए लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। तो दो बात याद रखना है कि ज़्यादा टॉक्सिक कौन है और लीस्ट टॉक्सिक कौन है, और दूसरी बात याद रखनी है कि किसके रिमूवल के लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए और किसके रिमूवल के लिए सबसे कम पानी चाहिए। तो यूरिक एसिड के लिए मिनिमम, यूरिया के लिए मॉडरेट, और सबसे ज़्यादा किसके लिए, अमोनिया के लिए। अब सबसे पहले अमोनिया पर आते हैं। अमोनिया रिमूव करने वाले एनिमल को अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं, और इस प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। ये दो टर्म भी आपको समझना चाहिए कि अमोनोटेलिज्म का मतलब क्या है। अमोनोटेलिज्म इज प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, और वो एनिमल जो अमोनिया रिमूव करते हैं उनको अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। अमोनिया पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबल होने के कारण इसका जो रिमूवल होता है हमारी बॉडी से, वो डिफ्यूजन की वजह से होता है। डिफ्यूजन कहाँ से होता है? डिफ्यूजन या तो बॉडी के सरफेस से होता है, क्योंकि अमोनिया जो है ना वो ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में होते हैं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। और एक्वेटिक एनिमल कहाँ पे रहते हैं? पानी में रहते हैं। तो वहाँ पर पानी की कमी तो है नहीं, और पानी में वो डायरेक्टली क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा, या फिर गिल्स के सरफेस के थ्रू, गिल्स के सरफेस के थ्रू भी अमोनिया का रिमूवल होता है। इसमें अमोनिया का जो रिमूवल होता है हमारे बॉडी से, ये NH4+ के फॉर्म में होता है, अमोनियम आयन के फॉर्म में होता है, NH3 के फॉर्म में नहीं होता, अमोनियम आयन के फॉर्म में होता है। और अमोनिया के रिमूवल में किडनी डज नॉट प्ले एनी रोल। एनी रोल तो नहीं कर सकते, सिग्निफिकेंट रोल नहीं कर सकते। अमोनिया का जो रिमूवल है किडनी के थ्रू थोड़ा बहुत होता है। तो मोस्ट ऑफ द अमोनिया या तो बॉडी सरफेस से रिमूव होगा, या जिसमें गिल्स होता है जैसे फिशेस वगैरह, तो गिल्स के सरफेस से अमोनिया का रिमूवल होगा। तो अमोनिया के रिमूवल के लिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर एक एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा कि अमोनिया का जो रिमूवल होता है, या अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? मेनी बोनी फिशेस, जो जिनके एंडोस्केलेटन बोन के बने हैं। एक्वेटिक एम्फीबियंस, आपको एसेंशियली एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाले याद रखने हैं, है ना। एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये तीन नोटेबल एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है। ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ अमोनोटेलिक एनिमल। तो जैसा हमने देखा कि अमोनिया जो है वो एक्सक्रीटिव वेस्ट है एक्वेटिक एनिमल। लेकिन व्हाट अबाउट लैंड एनिमल्स? लैंड एनिमल्स में क्या होता है? तो लैंड पर पानी की कमी है, और लैंड के एनिमल्स जब यदि अमोनिया के एक्सक्रीशन करते तो बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती, और उतना पानी उनके पास होता नहीं। तो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन के रूप में आप इसे देख सकते हैं कि जो एनिमल टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहते हैं वो या तो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं या फिर यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। ये टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है। और ये दोनों ही यूरिया और यूरिक एसिड लैंड वाले एनिमल्स जो है वो ज़्यादातर एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड। एंड इट इज़ एन एडेप्टेशन फॉर वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि लैंड पर पानी की कमी है तो उतना वाटर लॉस करना इनके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। दैट्स वाई दे एक्सक्रीट आइदर यूरिया और यूरिक एसिड अकॉर्डिंग टू देयर नीड, कि उनके पास यदि मॉडरेट अमाउंट में पानी की अवेलेबिलिटी है तो यूरिया, अदरवाइज यूरिक एसिड। अब हम लोग जिस ग्रुप में आते हैं वो मैमल है। तो मैमल्स, पहले यूरियोटेलिक एनिमल का एग्जांपल देख लें। जो यूरिया एक्सक्रीट करता है उसको यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं।
तो मैमल्स हो गया, मेनी टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग एंड टोड, एंड मेरीन फिशेस। मेरीन फिशेस कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं। जैसे यहाँ पर था ना कि मोस्ट ऑफ द बोनी फिशेस अमोनोटेलिक होता है, लेकिन जो कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं वो मेरीन कंडीशन में होते हैं। तो मेरीन फिशेस एक्सक्रीट यूरिया, और उनको क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक। यूरिया जो है थोड़ा कम टॉक्सिक होता है, और अमोनिया के रिस्पेक्ट में इनको पानी की जरूरत कम होती है। अब यहाँ पर देखो एक और पॉइंट लिखा है कि अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल। एक बात आपको याद रखना है कि यूरिया का जो साइकिल है, यूरिया साइकिल आपको नहीं करना है, लेकिन यूरिया कहाँ पर बनता है ये तो बात आपको पता होना चाहिए। तो यूरिया कहाँ पर बनता है? लिवर के अंदर बनता है। तो यूरिया लिवर के अंदर बनता है, और लिवर में आ, एक यूरिया बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, है ये याद रखना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ये याद रखना है कि एक यूरिया के फॉर्मेशन के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की जरूरत होती है। कहाँ पर बनता है? लिवर में बनता है। तो बनेगा तो लिवर में, लेकिन यूरिया एक्सक्रीट कहाँ से होता है? किडनी से होता है। ये गलती भी बच्चे कर जाते हैं। बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि किडनी में यूरिया बनता है। ऐसा नहीं है, किडनी से यूरिया एक्सक्रीट होता है। बनता कहाँ पर है? वो लिवर में बनता है। ठीक है। नाउ वन थिंग विच इज रिटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम अमाउंट ऑफ यूरिया may be retained into kidneys matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity। ये जब हम आगे ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे तो इसका सिग्निफिकेंस हम देखेंगे। जैसे ना कि यूरिया थोड़ा लेस टॉक्सिक होता है। अमोनिया को हम अपने बॉडी में रिटेन नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, लेकिन यूरिया को थोड़ा बहुत हम रिटेन कर सकते हैं क्योंकि वो कम टॉक्सिक होता है। तो कम टॉक्सिक होने के कारण यूरिया कैन बी रिटेन्ड। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये सिग्निफिकेंस थोड़ा हमें आगे पता चलेगा कि ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? आगे जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वहां पर आपको पता चलेगा। अब लास्ट में बचता है यूरिकोटेलिक एनिमल। यूरिकोटेलिक एनिमल का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, लैंड स्नेल है, एंड इंसेक्ट्स। मोस्ट ऑफ द जो इंसेक्ट्स होते हैं वो, जैसे वहां पर लिखा था कि एक्वेटिक इंसेक्ट तो अमोनोटेलिक है, लेकिन लैंड पे रहने वाले जो इंसेक्ट्स है जैसे कॉकरोच है, तो वो अमोनोटेलिक नहीं होगा, वो क्या होगा? यूरिकोटेलिक होगा। यूरिकोटेलिक एनिमल यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करता है, और यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे एनिमल को हम यूरिकोटेलिक एनिमल कहेंगे, और यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये एक डिस्क्रिप्शन हो गया कि एनिमल्स में ये 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट हैं, उनका डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं कि ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे बॉडी में बनते हैं, चाहे वो कहीं भी बने, वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट कैसे होते हैं? एक्सक्रीट होते हैं। एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का थोड़ा अलग तरह का होता है। हम जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि हर फाइलम के मेंबर्स में अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, लेकिन यहाँ पर उतने डिटेल में नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, वो हम एनिमल किंगडम में करेंगे। यहाँ पर आपको ये देखना है कि 2 ब्रॉड कैटेगरी है एनिमल्स की, एक है वर्टिब्रेट और एक है इनवर्टिब्रेट। तो इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। एक बात तो याद रखना है कि इनवर्टिब्रेट की बॉडी उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। तो इनवर्टिब्रेट की बॉडी उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, तो उनमें ये सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लेकिन जब हम वर्टिब्रेट की बात करें, ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स होता है तो ये इसके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे किडनी, किडनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो इन जनरल जब बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी
तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी। यदि कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन का डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, उनके एग्जाम्पल स्पेसिफिकली आपको याद रखने हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर का नाम दे रखा है प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया, या इसको फ्लैम सेल्स भी कहते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लैम सेल्स, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कहाँ का है? प्लेटीहेल्मिन्थ में। पहले तो प्लेटीहेल्मिन्थ में, प्लेटीहेल्मिन्थ का एग्जाम्पल फ्लैटवर्म है ना, फ्लैटवर्म इसी का एग्जाम्पल है। प्लानेरिया, प्लानेरिया आपको याद होगा कि इट इज फेमस फॉर वेरी हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन। फिर रोटिफर्स, रोटिफर्स जो है एक ग्रुप है एस्केलमेंथिस ग्रुप फाइलम का, है ना। एस्केलमेंथिस जो होता है फाइलम, उसका एक ग्रुप है, रोटिफर्स उसी में आते हैं। और कुछ एनिलिड्स में और सिफेलोकॉर्डेट्स में। सिफेलोकॉर्डेटा एक कॉर्डेटा का ग्रुप है ना, कॉर्डेट को हम क्लासीफाई करते हैं ना, है ना, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट। तो ये सिफेलोकॉर्डेट जिसका एग्जांपल है एम्फियोक्सस, एंड एम्फियोक्सस इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रैंकियोस्टोमा। तो देखो, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लैम सेल्स ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये प्लेटीहेल्मिन्थ में प्रेजेंट होता है, प्लेटीहेल्मिन्थ में प्रेजेंट होता है। कुछ एस्केलमेंथिस के मेंबर में, रोटिफर उसी का मेंबर है। कुछ एनिलिड्स में भी होता है और कुछ कॉर्डेट में भी होता है। कौन सा कॉर्डेट? सिफेलोकॉर्डेट। उसका एग्जांपल क्या है? एम्फियोक्सस। ना, प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में एक चीज आपको जनरल याद रखना चाहिए कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो खाली एक्सक्रीशन में रोल प्ले नहीं करते। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो एक्सक्रीशन में खाली रोल प्ले नहीं करते, एक्सक्रीशन के साथ साथ वो ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पर यदि ये सवाल आए कि प्रोटोनेफ्रीडिया का मेन रोल क्या है, तो मेन रोल देखो क्या है, इट इज इन्वॉल्व इन आयनिक एंड फ्लूइड बैलेंस। इसी को तो ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो मेन फंक्शन इसका ऑस्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन इसका सेकेंडरी फंक्शन है। और सेकेंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, किसमें है? अर्थवर्म में। मोस्ट ऑफ द अर्थवर्म में या मोस्ट ऑफ द एनिलिड में। अभी हमने क्या किया कि सम एनिलिड्स है प्रोटोनेफ्रीडिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एनिलिड्स होते हैं जिसका एग्जांपल अर्थवर्म दिया हुआ है या फिर लीच होते हैं, इन सब में प्रोटोनेफ्रीडिया नहीं होता, नेफ्रीडिया होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। मतलब ये भी किस चीज में इन्वॉल्व है? ऑस्मो रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व है, ये याद रखना है। फिर कुछ इंसेक्ट के एक्सक्रीटरी ऑर्गन का स्ट्रक्चर दे रखा है। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसका है? इंसेक्ट्स का है। जैसे कॉकरोच हम पढ़ते हैं ना, तो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। और एक और स्ट्रक्चर, मालपीजियन ट्यूब्यूल रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एज वेल एज इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ऑस्मो रेगुलेशन। जनरल आपको याद रखना कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, हमारी किडनी क्या खाली रिमूव करती है वेस्ट को, वो वेस्ट के साथ साथ उसमें भी इन्वॉल्व है, ऑस्मो रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व है। एक और आर्थ्रोपोडा के मेंबर का एक्सक्रीटरी ऑर्गन दे रखा है एंटीनल ग्लैंड। एंटीनल ग्लैंड क्यों कहते हैं? एंटीनल ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एंटीना में होता है और ये ग्रीन कलर का होता है, दैट्स वाई ग्रीन कलर का होता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ग्रीन ग्लैंड। ये भी एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है, किसमें? क्रस्टेशियन। क्रस्टेशिया जो है वो एक क्लास है, जैसे इंसेक्टा एक क्लास है ना फाइलम आर्थ्रोपोडा का, उसी तरह से ये भी एक क्लास है। और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या है? प्रॉन है। तो आज के लेक्चर में हमने एक छोटा सा पार्ट कवर किया, इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमने एक्सक्रीशन और इजेशन के बारे में जाना। फिर हमने तीन जो प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनका एक्सक्रीशन कैसे होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में जाना। एंड अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल्स, उनका डिस्क्रिप्शन जाना।
अगले लेक्चर में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।